नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह आप सभी का सरोकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी द्वारा बोला गया है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि जिस टाइम पे आप कोई काम कर रहे हो, अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा फोकस उस काम पे दो, ठीक है? उस काम को करते समय आप अपने दिमाग में और दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ ना लाओ। आप जो काम उस वक़्त कर रहे हो, केवल वही काम करो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अगर आप अपनी पूरी आत्मा को उस काम में लगा दोगे और बाकी चीज़ों को उस मतलब अपने ध्यान को केवल उसी चीज़ों पे लगा दोगे, अपने आत्मा से उस काम करोगे, अपने सोल से, अपने हार्ट से वो काम करोगे, तो आप जो वो काम कर रहे हो, उससे बेहतर काम और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप पूरा कंसंट्रेशन करके, पूरा फ़ोकस करके कोई काम कर रहे हो और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप बाकी चीज़ें नहीं सोच रहे हो, आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी का टेस्ट लेने, हालांकि टेस्टलेस होता है, लेकिन आप अगर पूरा प्योर हार्ट से उसको पियोगे तो आपको उसमें भी टेस्ट नज़र आने लगेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आप अपना पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ पे लगा दोगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर आप ये लेक्चर सुनोगे तो अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है, जो पूरा फोकस है, वो आप अगर इसी पे करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो आप फिर उससे जो है, आप बहुत सारी चीज़ों अपने लाइफ में देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ईज़ी होती चली जाएँगी, अगर आप अपने पूरे फ़ोकस के साथ कोई काम करते हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और ओवरव्यू लेते हैं आज के आर्टिकल्स का, ठीक है? आज का जो द हिंदू पेपर है फ्रेंड, इसमें जो कुछ आर्टिकल्स आए हैं, इनके बारे में हम लोग पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल जो है वो रसिया और यूक्रेन के बारे में ही है। तो एक ओवरव्यू करके एक आइडिया ले लेंगे कि हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं राइटर इन दोनों आर्टिकल्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है फ्रेंड, तो हम लोग यही देखेंगे कि क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं, ठीक है? इस वाले आर्टिकल में जो है फ्रेंड, यहाँ पे जो है क्वाड के बारे में बात की गई है, क्वाड के बारे में, और जो चाइना क्वाड को नेटो के साथ कंपेयर कर रहा है उसके बारे में, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, इसमें जो ताजमहल है फ्रेंड, इसके बारे में बात की गई है, तो इसको भी एक ओवरव्यू लेंगे कि हाँ, यहाँ पे क्या बात है। ये दोनों आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के पेपर का, ये दोनों बहुत ही डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज जो है वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे है फ्रेंड, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के बारे में ये आर्टिकल है, स्मोकिंग के बारे में। और ये वाला आर्टिकल जो है ये स्टैगफ्लेशन के बारे में है, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये क्या होता है। ये वाला आर्टिकल गवर्नर के ऑफिस के बारे में है, तो आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो सेक्शन आता है उसमें भी ऑफिस ऑफ गवर्नर पर पूरा एक आर्टिकल आया है, तो वहीं पर हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले आर्टिकल पर बढ़ते हैं अपने, और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये नहीं है। जो चीज़ें जानने लायक है वही चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड कि जो ये ताजमहल था, इसको किसने बनवाया था? इसको माना जाता है कि शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल के याद में, ठीक है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया गया था, ये जो वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें से एक है। तो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट मैं आपको बता दूं कि क्या होती है, ठीक है? तो आप देखोगे, अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर आप देखोगे तो इंडिया में 40 साइट्स हैं, ठीक है? अब इन 40 में से आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ताजमहल भी नज़र आएगा, जो कि यूपी में, ठीक? आप आगरा में देखोगे ताजमहल, तो यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी इंक्लूडेड है। जो 40 साइट है इंडिया की, उसमें से एक है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि ताजमहल के बारे में, कि यहाँ इसको शाहजहां जी ने बनवाया, ठीक है? तो शाहजहां जी ने बनवाया मुमताज़ जी के याद में। तो ऐसा माना जाता है कि मुमताज़ जी के याद में जब शाहजहां जी इसे बनवा रहे थे, तो उस टाइम पे जो एक वहाँ का वर्कर था, उसके हाथों को काट दिया गया था, कि ताकि वो दूसरा ताजमहल इसी तरीके का ना बना पाए। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि, और ये मुद्दा उठा कैसे? तो ये मुद्दा इस तरीके से उठा फ्रेंड, कि आप लोगों को याद होगा कि जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये जब बनारस में गए थे, वाराणसी में, तो वाराणसी में इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल का जब इनॉग्रेशन किया, वहाँ पे इनके द्वारा जो सैनिटेशन वर्कर्स थे, जो उस टेम्पल को क्लीन रखते थे, उनके ऊपर जो है फूलों की झड़ियाँ जो है वो कुछ छोड़ी गई। इस तरीके से इन्होंने फूल बरसाया इनके ऊपर। किस लिए बरसाया? क्योंकि इन्होंने इनको एक तरीके से रिस्पेक्ट दिया, जो ये लोग इस टेम्पल को जो क्लीन रखने का काम करते हैं, ठीक है? फिर इसमें मैंने एक वीडियो भी देखा था फ्रेंड उस टाइम के समय, कि इनके मोदी जी को एक चेयर दी गई कि आप यहाँ पे बैठ जाइए, इनके बीच में फ़ोटो हो जाए। तो मोदी जी ने चेयर हटा दिया और यहाँ इनके नीचे इनके साथ ही बैठ गए।
ठीक, एक प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी इतने हम्बल हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जब इनके द्वारा ये फूल इनके ऊपर बरसाया गया सैनिटेशन वर्कर्स के ऊपर, तो यहाँ पे फिर कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा इसको कंपेयर कर दिया गया, किससे? शाहजहाँ से। अब शाहजहाँ से क्या कंपेयर कर दिया गया मोदी जी को ये कंपेयर कर दिया गया कि ये काशीनाथ जो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल था उसका इनॉग्रेशन करने गए, तो ये फूल बरसाए उन वर्कर्स के ऊपर जो उसको क्लीन करने का काम करते थे। लेकिन शाहजहाँ ने क्या किया? शाहजहाँ ने उस वर्कर का हाथ ही कटवा दिया जो ताजमहल को बनाने का काम किया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे मोदी जी को शाहजहाँ से जब कंपेयर किया गया, तो राइटर यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ऐसा कोई हिस्ट्री में एविडेंस नहीं है जो ये दिखाता है कि शाहजहाँ ने उस वर्कर का हाथ कटवा दिया था। तो ये जो राइटर है ये यही बताना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ जानना है कि जो ताजमहल है ये भी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज जो साइट्स हैं उनमें से एक है, और इंडिया में 40 साइट्स हैं, जिनमें से आप ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रख सकते हो, जो 32 हैं वो कल्चरल के बेसिस पर इम्पॉर्टेंट हैं, और 7 जो हैं वो नेचुरल इम्पॉर्टेंस है, और एक जो है वो मिक्स्ड है। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये एक जो है ये कौन सी साइट है जो दोनों है, मीन्स कल्चरल और नेचुरल क्राइटेरिया से दोनों से इम्पॉर्टेंट है, और वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में रखा गया है इसको। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या होता है फ्रेंड? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि लीगली प्रोटेक्ट करता है उन इंटरनेशनल बोल सकते हो आप, या उन साइट्स को जो कि इसके अंतर्गत रख दिए जाते हैं, तो ये उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, तो ये था पूरा इसके बारे में। तो आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। सिर्फ आपको इतना जानना है कि मोदी जी को शाहजहाँ से कंपेयर किया गया, मोदी जी ने सैनिटेशन वर्कर्स के ऊपर फूल बरसाया, तो उसको कंपेयर किया गया शाहजहाँ से कि शाहजहाँ ने जब ताजमहल बनवाया तो उन्होंने वर्कर्स का हाथ काट दिया। तो राइटर बोल रहे हैं कि ऐसा कोई हिस्ट्री में एविडेंस नहीं है जो ये दिखाता है कि शाहजहां ने वर्कर्स का हाथ कटवाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और देखते हैं आज जो डे है। ठीक है, डे के बारे में जैसा कि आपको इंट्रो में पता चल गया होगा, इंपॉर्टेंट डे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो आज क्या है फ्रेंड? आज नो स्मोकिंग डे है। ठीक है, नो स्मोकिंग डे। तो नो स्मोकिंग डे का जो होता क्या है, ये कैसे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? अब आप ये मत समझिएगा कि ये हर ईयर हर साल ये केवल 9 मार्च को ही मनाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये पता चल जाएगा। ये कब मनाया जाता है? ये सेकंड वेडनेसडे को, मार्च में जो सेकंड वेडनेसडे पड़ता है उस दिन मनाया जाता है। तो ये आपके पास कुछ लिस्ट है कि कब कब सेकंड वेडनेसडे पड़ेगा किस किस ईयर में। तो ये इस तरीके से जो है नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई थिंक सबके घर में होगी इस समय। तो ये बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है। इसका थीम क्या रखा गया है कि क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ठीक है, स्ट्रेसफुल नहीं हो अगर छोड़ दिया जाए तो किस तरीके से, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा डाटा दिया गया है यहाँ पे राइटर के द्वारा। राइटर ने कहा है इसको एक साइलेंट किलर की तरीके से राइटर ने इसको बताया है, साइलेंट किलर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि लगभग 1.35 मिलियन, आप सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है ये। ठीक है, 1.35 मिलियन के आसपास जो है, ठीक है, 1.3 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो इस समय मतलब एनुअली, ठीक, आप समझ रहे होंगे कि एनुअली इतने लोगों की जान जाती है केवल किसकी वजह से? केवल टोबैको की वजह से। ठीक है, और लगभग 3500, ठीक, 3500 इंडियंस रेगुलर एवरीडे, ठीक है, एवरीडे इनकी जान जाती है केवल टोबैको के यूज़ की वजह से। ठीक है, ये आप बोल सकते हो टोबैको के यूज़ की वजह से कितने बड़े तादाद में हमारे जो लोग हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और जैसा कि कोविड आया था जिसको हम लोग ने बोला था एपिडेमिक, एपिडेमिक का क्या मतलब होता है? महामारी। ठीक है, ये उससे भी बड़ी महामारी है, राइटर ऐसा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 1.35 मिलियन जो डाटा है एनुअली लोग मर रहे हैं, और 3500 लोग एवरी डे मर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो एवरी डे मर रहे हैं इतने लोग, और किस लिए? एक फालतू सी चीज़ के लिए जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में भी नहीं लानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर एक बार ये यूज़ में आ जाती है तो फिर इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं होता कि उसको क्विट किया जाए। ठीक, तो यही बात बोली गई है फ्रेंड कि अगर ये एक बार यूज़ में आ जाती है तो इतना जल्दी क्विट भी नहीं होता। तो इसी के लिए यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा जो कि अलग अलग कंट्री से, उन्होंने उन लोगों का क्या सजेशन है कि अगर इसके टैक्स पे
इसका टैक्स बढ़ा दिया जाए इन चीज़ों का, तो हो सकता है लोग इसको कम खरीदें, या जो लोग अभी इसको मीन्स जल्दी यूज़ करने लगे हैं हो सकता है वो लोग बंद ही कर दें, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और सबके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होगी इसलिए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो 2021-22 का जो बजट था उसमें कुछ स्लाइटली डिफरेंस किया गया था, लेकिन ये जो 2022-23 का जो बजट है इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो कि हम लोग ने खो दी। इसमें हम लोग इसके ऊपर जो टैक्स है उसको इंक्रीज़ कर सकते थे और इससे लोगों को बचा सकते थे। लेकिन ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन का विषय है फ्रेंड। क्या विषय है कि क्या टैक्स बढ़ाने पर इसका यूज़ कम हो पाएगा? ठीक, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है फ्रेंड, मैं गाँव में रहता हूँ, मैंने देखा है कि जब कोविड का समय आया तो लोग जो गुटखा वगैरह होता है इसको ज़्यादा एमआरपी से ज़्यादा रेट पे बेचने लगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कस्टमर्स की कमी नहीं हुई, कस्टमर्स उसको उतने ही पैसे में खरीदने लगे क्योंकि वो एडिक्टिव हो चुके हैं, वो उनके ऊपर एडिक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, अगर हम, क्या गारंटी है कि अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे तो आने वाले समय में इसका यूज़ कम होगा। हालांकि जितने भी कम होंगे उतना ही हम लोग के लिए फ़ायदा है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है अगर ऐसा हो जाता है तो ये बात यहाँ पे की गई थी फ्रेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी था कि अगर स्मोकिंग से कितने लोगों की जान जाती है और कोई खास चीज़ भी नहीं है, तो इसको हम लोग आज भी क्यों चालू रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, पहले हम लोग न्यूज़ एनालिसिस कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स आगे, जो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड नेटो के बारे में बताया गया है कि जो नेटो के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने आर्मी को यहाँ पे भेजने से मना कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 4 के तहत, मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि आर्टिकल 4 क्या होता है और आर्टिकल 5 क्या होता है नेटो का। तो आर्टिकल 5 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 5 नेटो का इस बारे में बात करता है कि जो अगर किसी भी कंट्री में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ से जो लोग भग के आसपास के वाले रीजन में जाते हैं तो उनके बारे में क्या सोचा जाता है। और आर्टिकल 4 क्या बात करता है कि अपना मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराता है नेटो अपने मेंबर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने आर्टिकल 4 का यूज़ करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे नेटो ने क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब है जेलेनिस्की साहब, वो यही बोल रहे हैं कि सब धोखेबाज हो, सब मुझे तो ऊपर चढ़ा दिए लेकिन सब मुझे छोड़ के भग गए, ठीक है। तो यहाँ पे जेलेनिस्की साहब मोदी जी से हेल्प मांगी है, मोदी जी से जेलेनिस्की साहब ने। और एक न्यूज़ कल भी था फ्रेंड, कल का लेक्चर नहीं आ पाया कुछ हेल्थ की इशू के नाते, तो एक न्यूज़ कल भी था ये कि जेलेनिस्की साहब जो हैं और जो पुतिन साहब हैं उनके बीच में जो बात करने की बात की गई मोदी जी के, मतलब मोदी जी ने कही कि अगर पुतिन साहब और जेलेनिस्की साहब आपस में बात कर लेंगे तो ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत ही जल्दी सुलझ सकता है, ना कि ज़्यादा उलझाएं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है मेडिएटर का काम कर रहे हैं और फिलहाल अपने आप को वोटिंग करने से अब्सटेन कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर सारी बात बोली गई थी नेटो के बारे में। और जो बाइडेन साहब हैं ऑलरेडी जो है रसिया के ऊपर जो ऑयल इम्पोर्ट है उसके ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया है कि जो रसिया से ऑयल आता था अब वो सारे ऑयल्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये था न्यूज़ फ्रेंड। जो ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं इसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कोविड के समय में बंद कर दिया गया था, ठीक है। इंडिया और चाइना फिर से बात करने के लिए तैयार हैं। जैसा सिचुएशन अभी बना हुआ है उसकी वजह से आपने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन मतलब पल भर में क्या हो गया, पहले क्या था रसिया और यूक्रेन के बीच में और अब क्या हो गया। तो इस तरीके से रसिया, जो इंडिया और चाइना हैं, ये भी आपस में बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये आगे आए हैं, हम लोग आगे नहीं गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है फ्रेंड्स कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी एनडीए में, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ये थी सारी। यहाँ पे आप देख रहे होगे फ्रेंड कि बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल जो है ये आगे आना चाहते हैं एमबीए पैक्ट में। अब ये एमबीए पैक्ट क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं। जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, जिसको हम लोग बीबीआईएन बोलते हैं, इसको कनेक्ट करने की बात की जाती है मोटर व्हीकल से, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की गई है एमबीए पैक्ट, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के बारे में। तो इसके बारे में ये सारी बातें थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बात, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया ना कि जो रसिया है वो बैन कर रहा है, मतलब यूएस जो है वो बैन कर रहा है रसिया से ऑयल वगैरह लाने की। तो ये सारी बातें यहाँ पे थी। यहाँ पे ऑयल प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है। और हालांकि ये सही भी है फ्रेंड, कि हमने ये भी देखा है फ्रेंड कि जो कुछ लोग हैं वो होर्डिंग करना चालू कर चुके हैं ऑयल की। मीन्स जब प्राइस हाइक होने वाला था, प्राइस जब बढ़ने वाला था, तो लोग, अब मैंने देखा था ट्विटर पे कि लोगों की लाइनें लगी हुई थी यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह पे कि ऑयल हमको दे दो और हम रख लें क्योंकि ऑयल की प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑयल है, गैस है, सबका प्राइस बढ़ेगा क्योंकि इस वार की वजह से।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर वाला आर्टिकल जो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर वाले आर्टिकल में क्या कहा गया है फ्रेंड, कि गवर्नर किस लिए बनाया गया था और आज उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, यही डिफरेंस बताने की बात की गई थी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कई सारे केस का एग्जाम्पल लेके बताया गया था, लेकिन हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन एक अभी रिसेंट में एक किस्सा हुआ है, वो क्या हुआ है मैं आपको वो पहले बता दूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई ये कैसे आई आज सामने उभर के। तो इसके बारे में अगर आपको पता रहेगा तो आप कहीं भी आसानी से लिख सकते हो कि क्या सारी बातें चल रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी जी, और जो वहाँ के धानकर साहब हैं जो वहाँ के गवर्नर हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत ही लंबे समय से। तो हमने आपसे डिस्कस भी किया था किस तरीके से बच्चों की तरह ट्विटर पे ये लोग लड़े, फिर किस तरीके से फेसबुक पे लड़े तमाम जगहों से। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हम लोग ने डिस्कस किया था। तो वही सिचुएशन कुछ और आगे बढ़ गई और क्या हो गया कि जो आर्टिकल 176 का सब क्लॉज ए है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बात करता है, ये गवर्नर के एड्रेस की बात करता है। अब गवर्नर एड्रेस क्या करता है, जब किसी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, उसके फर्स्ट सेशन को, ठीक है, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, अगर कोई इलेक्शन होता है और उसके बाद जो पहला सेशन होता है उसमें जो गवर्नर होते हैं वो एड्रेस करते हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट होते हैं वो लोकसभा में एड्रेस करते हैं। आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा होगा 80 81, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे देखे थे। तो यहाँ पे गवर्नर करते हैं। तो गवर्नर पहले या तो जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन जो है उसको एड्रेस करें, या फिर एनुअली जो है जो पहला सेशन होता है, ठीक है, ईच ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, इसको एड्रेस करते हैं। तो इसी तरीके से धानकर साहब पहुंचे एड्रेस करने के लिए हाउस को, लेकिन वो जो है एड्रेस नहीं कर पाए अपोजिशन की वजह से। अपोजिशन ने कहा कि जो उनका लेटर है, एड्रेस ऑफ लेटर है, वो उनके अपोजिशन जो है, जो इस समय टीएमसी के रूलर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और जो धानकर साहब थे वो पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ के वहाँ से चले गए। और टीएमसी के लीडर्स ने गवर्नर को घेरा भी कि आप इस तरीके से नहीं जा सकते बिना एड्रेस किए हाउस को। अब ये एड्रेस करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना, क्योंकि बिना एड्रेस के, ठीक है, बिना गवर्नर के एड्रेस के ये लीगली नहीं माना जाता कि लीगली जो हाउस है वो मिल चुके हैं, ठीक है। मीन्स लीगली हाउस का जो सबमिट है वो हो चुका है, ये नहीं माना जाता। इसलिए जो है ये इतना ज़्यादा ज़रूरी था, इसके बिना जो है और भी काम नहीं हो पाते। तो यहाँ पे जब ये एड्रेस दे देते हैं गवर्नर, तो फिर एक मोशन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम लोग मोशन ऑफ थैंक्स भी बोलते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नर को थैंक्स करने के लिए जो वो एड्रेस देते हैं। तो ये सारी बातें थी, तो इसी के बारे में। और उस एड्रेस में गवर्नर क्या बताते हैं फ्रेंड, उस एड्रेस में गवर्नर बताते हैं कि जो एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स थी गवर्नमेंट की प्रीवियस ईयर में, और जो आने वाले समय में उसकी स्कीम्स और जो मीन्स उसका जो सब कुछ एक्टिविटी होगा, ये सारी चीज़ें उस एड्रेस में होती हैं, जो कि गवर्नर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं हाउस में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट इशू हुआ कि किस तरीके से गवर्नर जो है वो अपने आप को बचाते नजर आए इस जो है इस एड्रेस करने से हाउस को। तो यहाँ पे हम लोग गवर्नर के बारे में अगर देखें तो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि गवर्नर जो है ये कोई एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एज अ एम्प्लॉय यूज़ करे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। हालांकि जो जैसे आप देखते होगे कि जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है सेंटर पे, अगर किसी स्टेट में उस रूलिंग पार्टी का मतलब दबदबा नहीं है, उसका रूल नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती नज़र आती हैं आपको हमेशा। तो ये एक बार आप समझ लोगे तो हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है, जो गवर्नर होता है, क्योंकि ये जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही ये अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करता है। इसका मतलब ये अपना जो रेजिग्नेशन होगा उसे भी ये जो है प्रेसिडेंट को ही देगा, गवर्नर जो होगा। अब गवर्नर को 5 सालों के लिए किया जाता है अपॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है ही हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, अपने रेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट को देता है ये, ठीक। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो गवर्नर होगा उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उसके एड और एडवाइस में काम करना होगा, उसकी मदद में और उसके एडवाइस पे काम करना होगा। लेकिन यही चीज़ का हम लोग अपोजिशन देखते हैं, गवर्नर कई बार ऐसा करते नहीं नज़र आते। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो हाउस का जो बिजनेस होता है उसको ईजी बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ एक्शंस ले सकते हैं, तो उसके बारे में तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। अब क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी चाहिए, तो एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए, ये दो तो क्वालिफिकेशन है। लेकिन दो कन्वेंशन हम लोग
फॉलो करते आ रहे हैं, जिसको हम लोग प्रथा बोलते हैं। तो एक तो ये लोकल पॉलिटिक्स के दूर का आदमी होना चाहिए, मीन्स जो वहाँ का स्टेट का जो पर्टिकुलर स्टेट का जो गवर्नर है वो लोकल पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व ना हो, और उसके अपॉइंटमेंट करते समय जो प्रेसिडेंट हैं उनको सीएम से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके क्वालिफिकेशन के बारे में हैं। अब जब कोई बिल एक्ट कब बनता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब वो किसी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है तो फिर वो जाता है दूसरे हाउस में, दूसरे हाउस ने भी साइन कर दिया तो फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास में एसेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं तो फिर वो एक्ट बन जाता है, या प्रेसिडेंट के पास कई सारे पावर्स होते हैं। तो उसी तरीके से स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास कई तरीके से पावर होते हैं। जैसे जो यूनियन में जो प्रेसिडेंट होते हैं उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर होते हैं। जैसे यूनियन में अटॉर्नी जनरल होते हैं उसी तरीके से स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। जिस तरीके से यूनियन में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसी तरीके से स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जिस तरीके से, ठीक है, आप बोल सकते हो। अब ये सारी चीज़ें तो थी, हम लोग देख लिए, लेकिन अब कोई भी बिल जब गवर्नर के पास जाती है तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गवर्नर हो सकता है अपना एसेंट दे दे और वो बिल एक्ट बन जाए, हो सकता है वो अपना एसेंट ही ना दे, विथहोल्ड करके रख ले, मीन्स पॉकेट वीटो लगा दे, ठीक, या फिर उस बिल को वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे कि भाई साहब देखो इसमें कुछ कमियां हैं, इनको सुधार करो। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर हाउस फिर से बिल को या तो उसमें सुधार करके भेजता है या बिना सुधार करे भेज देता है तो गवर्नर को अपना एसेंट देना ही देना पड़ेगा, मीन्स कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। या फिर एक एक पावर उसके पास और होती है कि बिल को जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख ले कि भाई साहब हम प्रेसिडेंट साहब से समझेंगे, प्रेसिडेंट साहब जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो ये सारी पावर्स होती हैं उसके बिल के रिगार्डिंग, उसके पास ये सारी पावर्स होती हैं। तो कई बार इनका वायलेशन करता हुआ गवर्नर नजर आता है। और अंबेडकर साहब ने भी बोला था कि गवर्नर के पास, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है फ्रेंड, हालांकि मैंने पहली बार ये चीज़ पढ़ा कि गवर्नर के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्क होता है वो करने की अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, उसको एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही करना पड़ेगा। मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के, इन्हीं के एड एंड एडवाइस में काम करना होगा, अपने मन से वो कोई काम नहीं कर पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि एज अ एम्प्लॉय नहीं काम करेगा जो गवर्नर होगा किसी स्टेट का, वो एज अ एम्प्लॉय नहीं काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है गवर्नर, उसे अपने मीन्स सबके पास थिंकिंग पावर है, उसे अपना सोच के खुद काम करना चाहिए। और आपको इतना बड़ा पोस्ट मिला है तो आपको वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के मीन्स कुछ दबदबे में नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बहुत सारे बार ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और कई बार ये सच भी होते हैं कि जो जैसे रूलिंग पार्टी यूनियन में कुछ दूसरी है और स्टेट में किसी स्टेट में कोई दूसरी पार्टी रूल कर रही है, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। तो ये लोग गवर्नर के थ्रू, जो यूनियन में है वो गवर्नर के थ्रू उस स्टेट में रूल करना चाहते हैं, इस तरीके से वो पूरे इंडिया में रूल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो फिर आने वाले समय में जो है सीधा सीधा मोटिव दिखाई देता है कि वन पार्टी रूल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा लोग सोच रहे हैं तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें गलत हैं। और गवर्नर के बारे में जैसा कि आपको पता है कि क्या क्या उसके पास पावर्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये सारा चीज़ जो इस समय हो रहा है कई स्टेट्स में, वो सारी चीज़ें गलत हैं। जिस तरीके से हमने अभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे भी थे कि जो आए थे जिन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर पर, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर ही क्वेश्चन उठा दिया था, तो ये हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड इस आर्टिकल के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन ये नया वर्ड आ गया जिसको हमने आज तक डिस्कस नहीं किया है, तो इसको पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी को रिफर करता है जो कि क्या एक्सपीरियंस कर रही है, जो कि साइमल्टेनियस इंक्रीज मतलब एक्सपीरियंस कर रही है इन्फ्लेशन में और स्टेगनेशन में। तो हमें स्टैगफ्लेशन समझने से पहले स्टैगनेशन समझना होगा और इन्फ्लेशन समझना होगा, तभी हम स्टैगफ्लेशन समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इन्फ्लेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन का मोटा मोटा मतलब क्या होता है, महंगाई। ठीक, इसका मतलब होता है महंगाई। अब महंगाई क्या होता है, महंगाई कितने तरीके की होती है, तीन तरीके की। हम लोग मोस्ट कॉमनली तीन तरीके की पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक और नया भी बताऊंगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। डिमांड पुल, जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज़ की और प्रोडक्शन कम, मतलब प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है और डिमांड किसी का ज़्यादा बढ़ गया, मीन्स प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ गई पब्लिक में, तो क्या होगा, उस चीज़ का शॉर्टेज हो जाएगा। और जब शॉर्टेज हो जाएगा तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। और कॉस्ट पुश में क्या होता है कि जब प्रोडक्शन का कॉस्ट ही बढ़ जाए, मीन्स जैसे पहले मान लीजिए जिस समय इस समय ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो डिमांड पुल होता है, इसमें क्या होता है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, इसमें एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें डिमांड बढ़ जाती है लेकिन प्रोडक्शन कम रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्राइस बढ़ जाती है। और जब कास्ट पुश होता है तो जब प्रोडक्शन का कॉस्ट ही बढ़ जाता है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया ना कि ऑयल का जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में जब ऑयल का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा, आप मान लीजिए, तो जिन इंडस्ट्रीज में जो चीज़ ऑयल से ही बनती है, जो मशीन्स ऑयल से ही चलती हैं, उनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा वो इंक्रीज होगा, तो वो कॉस्ट वो अपने जो प्राइस होगा, जो टोटल प्राइस होगा, उसमें वो इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा। तो आप इस तरीके से बोलते हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया। अब जैसे जो सप्लाई है ऑयल की रसिया से इस समय नहीं हो पा रही है, तो इस तरीके से वो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन होगा। अब एक जो है बुल्ट इन इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। बुल्ट इन, जब आपकी सैलरी अगर बढ़ गई, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा आया, तो आप जो है डिमांड ज़्यादा करोगे। जब आप डिमांड ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्शन जो जब डिमांड ज़्यादा करोगे और प्रोडक्शन उतना ही रहेगा तो फिर प्राइस जो है वो बढ़ेगा। तो लेकिन ये जो बुल्ट इन इन्फ्लेशन होता है, इसको अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो है डिमांड बढ़ती है लोगों की और लोगों के पास पैसा होता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया, ये सारे थे इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को हम 3 तरीके से जो है मेज़र करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, ये कौन मेज़र करता है? सीपीआई। सीपीआई कौन मेज़र करता है? इस समय उस बॉडी का क्या नाम है, ठीक है। तो एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है जिसमें गुड एंड सर्विसेज दोनों पे देखते हैं। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जिसमें होलसेल का इंडेक्स देखते हैं। और एक सीपीआई होता है जिसमें जो है आप देखते हो, ये आप देखो, ठीक है। एक बास्केट आप जिसको बोलते हो, बास्केट में कुछ कमोडिटीज़ ली जाती हैं, कुछ कमोडिटीज़ की एक बास्केट बनाई जाती है, फिर उन पर इन्फ्लेशन चेक किया जाता है, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड इंपोर्ट भी होता है, ठीक है। और केवल कंज्यूमर गुड्स ही केवल गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होते, ठीक है। और जीडीपी डिफ्लेटर में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस किए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है स्टैग्नेशन। आप यहाँ पे एक डिफरेंस समझोगे। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब जो जनरल प्राइस है वो इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन स्टैग्नेशन क्या होता है? जब प्रोडक्शन जो है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसी इकोनॉमी में कम हो, ठीक, या फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए, या तो कम हो या फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए, उस इकोनॉमी को स्टैग्नेशन बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा इकोनॉमी या ऐसा मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो या तो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो दे या तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम लोग स्टैग्नेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना सही है, ठीक है। इन्फ्लेशन तो होता रहता है, आता जाता रहता है। प्राइस को स्टेबल रखना, ये हमने एक कमेटी भी बना रखी है, ठीक। प्राइस को स्टेबल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसकी कमेटी है? ये एक आरबीआई की कमेटी है जो क्या करती है, वो कंट्रोल करती है मनी सर्कुलेशन एंड मनी सप्लाई और मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्राइस को किस तरीके से स्टेबल रखा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को दिमाग में रख के। मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे लेकिन प्राइस जो है उसको स्टेबल रखा जा सके, इसका मेन एम ये होता है। अब इसमें बहुत सारे टूल्स इसके होते हैं, जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। तो जब आरबीआई जो है वो पैसा लोगों के पास कम रखना चाहती है, तो वो बैंकों से पैसा कुछ अपने पास रखवा लेती है, उस पे उनको इंटरेस्ट रेट देती है, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोल देते हैं। और जब बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं और उसको इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, उसको हम लोग रिवर्स रेपो मतलब रेपो रेट बोल देते हैं। तो ये हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। लेकिन स्टैगफ्लेशन होने के बाद क्या हो जाता है? जब इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है दिक्कत? वो ये दिक्कत हो जाती है, आप यहाँ पे समझो, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जीडीपी धीरे-धीरे लो होने लगती है, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को रिसेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है? और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता, उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, और वो मतलब ग्राउंड लेवल पे ज़्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। ये सारी प्रॉब्लम्स हमको स्टैगफ्लेशन में देखने को मिलती हैं। तो आपने क्या देखा? हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि जो एक होता है स्टैग्नेशन, ठीक है? जैसे एंडेमिक, एपिडेमिक, और हम लोग वो देख रहे थे, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक देख रहे थे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है फ्रेंड? इसमें ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो ये स्टैगफ्लेशन हो जाता है। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आप एक चीज़ यहीं पे और समझ लो कि एक होता है फ्रेंड हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक? एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन।
तो ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स पे, ऐसे कमोडिटीज़ पे इन्फ्लेशन चेक करते हैं जिनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। जैसे फ्रूट वगैरह हुआ, वेजिटेबल वगैरह हुआ, ऑयल वगैरह हुआ, इनको हम लोग इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि इनका प्राइस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन में काउंट कर लेते हैं और इन पर जो इन्फ्लेशन होता है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन में चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है स्टैगफ्लेशन के बारे में। तो इसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स आई, जो रसिया यूक्रेन में जो इस समय मुद्दा चल रहा है ये उसी से रिलेटेड है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे हम लोग कि जो अभी के फ़िलहाल के टाइम में अगर देखा जाए तो जो रसिया की करेंसी रूबेल थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है इन कंपेरिजन टू डॉलर, ठीक। और डॉलर के साथ तो डाउन ही हो गई है, उसके चलते जो अपनी रुपी थी ये भी डाउन हो गई है और लगभग 76.9 के आसपास देखने को मिली। आप मोटा मोटा 77, $1 में आप 77 रुपये के आसपास इस समय जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। यहाँ तक कि कोविड-19 के टाइम पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था जितना कि इसमें, इस वार में हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और इसके चलते यूरोप को भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, गैस पाइपलाइन के बारे में। उससे जो जर्मनी वगैरह थे, यूरोप के जो लोग थे, उनको जो गैस थी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रसिया से प्रोवाइड कराई जा रही थी, लेकिन अब इसके चलते ये सब भी नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि यूएस ने ऑलरेडी तमाम सैंक्शंस रसिया के ऊपर लगा दिए हैं, तो उससे भी बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर में ऐसा माना जा रहा है कि जो काटसा है उसका यूज़ ना यूएसए करे, क्योंकि हम लोग हर जगह से वोटिंग से जो अब्सटेन कर रहे हैं उसकी वजह से। तो ये सारी बातें थी इसके बारे में, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे बोला गया है कि एक तो ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो सप्लाई नहीं हो पा रही रसिया से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई थी। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका एक आप आंसर लिख सकते हो। तो ये इसमें क्या बात की गई है कि आरबीआई के पास इस समय मेन चैलेंज ये है कि वो जो मीन्स इन्फ्लेशन को तो ध्यान में रखे, ठीक है, लेकिन रिकवरी को किस तरीके से सपोर्ट करना है इसको भी वो बताए, ठीक। अब उसके पास दो टेंशन है इस समय। वो कौन से दो टेंशन है कि एक तो इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करे, और दूसरा जो है रिकवरी को सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी जो पैंडेमिक आया था, कोविड-19 आया था, उससे तो हम लोग अफेक्टेड हुए ही थे। अब ये जो वार हो रहा है इससे भी हम लोग के ऊपर बहुत तमाम इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, ये आरबीआई के पास एक बहुत ही बड़ा टारगेट है इस समय। नेक्स्ट वाले आर्टिकल में हम लोग क्वाड के बारे में बात करेंगे। तो जैसा आपको पता है क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, जापान, ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इसको किस लिए बनाया गया था? इसको इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया था। किसका आइडिया था? तो प्राइम मिनिस्टर जो थे जापान के, शिंजो एबे साहब, उनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था 2007 में। लेकिन ये 2007 में नहीं बना, फिर 2017 में उन्होंने इसके ऊपर फिर से फोर्स दिया, फिर ये जो है एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, क्वाड। अब ये क्वाड क्या होता है फ्रेंड? इसको इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया था। तो अभी जब फिलहाल जो क्वाड के और भी मेंबर्स हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो यूएसए है, उसने जब इंडिया पे प्रेशर डाला कि आप वोटिंग से क्यों अब्सटेन कर रहे हो, आप या तो रसिया के खिलाफ में वोट करो या तो रसिया के सपोर्ट में करो। तो रसिया ने एक क्वेश्चन भी पूछा कि ये बताओ क्वाड बना किस लिए था? तो इन लोगों ने कहा कि क्वाड बना था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। तो इंडिया ने कहा कि भाई साहब, अगर इंडो पैसिफिक रीजन पे ध्यान देने के लिए बना था तो आप लोग बाहरी मुद्दा इसमें क्यों ला रहे हो? जिस टारगेट के लिए बना था आप केवल उसी पे फोकस करो। तो अभी जो चाइना के तमाम कमेंट्स है इस पे, वो सारे इस आर्टिकल में बताए गए थे। चाइना ने इसको एशियन नेटो बोल दिया, ठीक है, कि जिस तरीके से नेटो था इस तरीके से इसको एशियन नेटो बोल दिया कि मुझे कंट्रोल करने के लिए ये लोग एक साथ आए हैं। और केवल क्वाड ही एक साथ नहीं आया है, तमाम जो दो और बॉडीज की नाम यहाँ पे चाइना द्वारा लिया गया। एक तो फ्रेंड ऑकस था, ठीक है, मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ऑकस में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस है। यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए साथ में आए थे। तो एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट हुआ था, किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में 15 सितंबर 2021 में ये एग्जिस्टेंस में आया। इस पैक्ट में क्या हुआ कि यूएस और यूके क्या करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेंगे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को एक्वायर करने के लिए। मीन्स वो ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स एक्वायर कर सकेगा, इसके लिए ये साथ में आए थे। एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पे की गई जिसको हम लोग 5I के नाम से जानते हैं। यहाँ पे चाइना ने कहा ये सारे लोग, मतलब यूएस से ट्राई कर रहा है कि वो मुझे टैकल कर सके, ठीक है, जैसे रसिया को टैकल करने के लिए नेटो बना था, उसी तरीके से ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि मुझे टैकल किया जा सके। तो ये सारी बातें चाइना द्वारा बोली गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5I में कौन कौन से मेंबर्स हैं इस समय। तो आपको मैं बता दूं
कि इस समय 5I ही नहीं, आप एक और 9I और 14I पे भी ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। 5I में यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। 5I ये सभी जो कंट्रीज़ हैं पाँचों, ये अपने अपने इंटेलिजेंस शेयर करती हैं ताकि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है इसमें पीस रखा जा सके, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे चाइना द्वारा बोली गई। तो चाइना द्वारा जब ये सारे कमेंट्स आए तो हमारे यहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा भी जो है इस पे रिएक्ट किया गया और इन्होंने कहा कि भाई साहब जो ये आप बोल रहे हो कि हम लोग जो है एशियन नाटो हैं, तो एशियन नेटो जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अभी तक क्वाड ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम लोग साथ में मिलके आए हैं इस रीजन को सपोर्ट करने के लिए, इस रीजन में जो कुछ भी गड़बड़ियां हैं उनको सुधारने के लिए। तो अभी तक हम लोग ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि हम लोग एक मिलिट्री पैक्ट में हैं, तो इसलिए ये नेटो से कंपेयर करने लायक ही नहीं है क्वाड इस समय, ठीक है। तो ये सारी बातें बोली गई, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वाड में कौन से मेंबर्स हैं, कब बना, क्वाड का क्या एग्जिस्टेंस है, किस लिए बना, और ये 5I क्या होता है, यही सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक आर्टिकल जो और था फ्रेंड, जो 2 आर्टिकल्स थे, हालांकि वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं थोड़ा सा। यहाँ पे जो बात की गई थी फ्रेंड, और यहाँ पे जो बात की गई थी, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या चाइना को पहले से ही पता था कि रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है, ऐसी सिचुएशन बनने वाली है, लेकिन चाइना द्वारा ये चीज़ नेगलेक्ट कर दिया गया और इससे मना कर दिया गया कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं इसको रोकने की बात करता। और जो अभी हम लोग एक अभी यूपी से एक न्यूज़ थी, उसे मैंने नहीं डाला फ्रेंड क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको पता है हम लोग स्टेट स्पेसिफिक के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो यूपी से क्या न्यूज़ था कि जो अखिलेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं, इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था। उसमें क्या कहा गया था कि जो अभी एक वहाँ पे वाराणसी रीजन है यूपी में, वाराणसी रीजन में कुछ ईवीएम्स पकड़े गए, ठीक है, एक ट्रक पे। तो उसी के बारे में बात की जा रही थी कि अब अगर ईवीएम्स पकड़े जा रहे हैं, और जो हमारा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको इंडिपेंडेंट माना जाता है और ये इंडिपेंडेंट तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है, तो इस तरीके से अगर ये सारे मतलब सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें अगर सामने आ रही हैं, तो हमारे किस तरीके से डेमोक्रेसी खतरे में है, ये आप बात बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई थी। तो यही सब न्यूज़ था फ्रेंड आज का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।